बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर। फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। स्टूडेंट यही रिक्वेस्ट कि डेफिनेटली 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें और ये अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, हदायत मांगे, इस्तकामत मांगे और ईमान पे ही ख़ात्मा, दुरूद पढ़ें और फिर ये दुआ करें ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया जहान के इंसानों के लिए, जानदारों के लिए ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। और साथ ही साथ जो है इस वबा में रहते हुए जो अल्लाह ताला ने हमें एक ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा बताया, तो अल्लाह ताला इस पे हमें हमेशा के लिए अमल पैरा होने की तौफ़ीक भी दे दे। अगर हम नमाज की बात कर रहे हैं तो अल्लाह के करम से अगर नमाज़ हम पढ़ते होंगे तो अगर नमाज में कोई कमी थी तो अल्लाह ताला के करम से और हमने उस पर तवज्जो करके ये कमी पूरी कर ली है। अब हम 5 वक्त के नमाजी हैं तो फिर ये हमेशगी ही रहनी चाहिए, हमेशा के लिए ही अल्लाह ताला ये तौफ़ीक दे और हम ये ताकत से जो है ये 5 वक्त की नमाज़ अदा करते रहें। ये बात मुनासिब तो ज़ाहिर बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो नमाज़ें हम शुरू कर दें, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए तो नमाज़ें छोड़ दें। जिस तरीके से जब आपके पेपर्स होते हैं तो फ़ाइनल पेपर तो फिर वो नमाज़ें शुरू कर दी जाती हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, ये हमें नहीं कहना चाहिए कि नमाज़ नहीं पढ़ते तो आप पढ़ रहे तो आप क्यों पढ़ रहा है। ठीक है, जो पढ़ा अच्छी बात है, लेकिन ये बेहतर तो स्टूडेंट यही होता है ना कि अगर हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं कि अगर अच्छा काम हम कर रहे हैं तो फिर ये तो नहीं ना, अगर वैसे भी कोई भी बात अच्छी कि कोई सच बोल रहा है या कोई और जो है वो जो अल्लाह ना करे कोई मसला था अगर वो ख़त्म कर दिया और वो हदायत के हवाले से फिर जो लोगों की बेहतरी के लिए अगर वो काम कर रहा है तो हम क्या कहेंगे जी अभी काम कर रहा था आगे छोड़ दे, ऐसा नहीं है। तो इसी तरीके से ये अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला हमें हदायत दे, इस्तकामत दे और इसी तरीके से जो है हम ज़िंदगी गुजारते रहें। अल्लाह ताला ने करंट क्राइसिस के हवाले से हर चीज़ दोबारा बता दी है। और ये एक तो होता है ना कि बताना, एक बताना हर कोई कह रहा है कि 5 वक्त की नमाज़ अदा करो, 5 वक्त की नमाज़ अदा करो, ये करो, लेकिन ये जो है अगर कोई मसला पढ़ता है और मसला पढ़ के अगर वो कोई हासिल करता है, वो नॉलेज आता है, वो इफ़ेक्टिव ज़्यादा होता है। और जो है अगर ये अल्लाह ताला हदायत है और हमें इसकी तरफ ही हम आकर हम कहें कि जी नमाज़ें नहीं पढ़ते जिसकी वजह से ये मसला पड़ा, तो अब नमाज़ें हमने पढ़नी शुरू कर दी तो अल्लाह का करम हुआ, तो फिर ये रहना भी तो चाहिए ना। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम पे करम करे। तो ये चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक जो है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये टॉपिक ये आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही फिर जो है चैप्टर नंबर 4 के हम कुछ MCQs जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो मेन यही है कि टेक्स्ट बुक में जो MCQs हैं वो, लेकिन ये है कि MCQs ये एक ऐसा है कि अगर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो तो उसके अंदर ये स्लाइड को चेंजेस आ भी जाती हैं। ठीक है, तो इस हवाले से यूनिक नोट्स के अंदर MCQs अच्छे अवेलेबल हैं और पास पेपर के हवाले से भी आपको नॉलेज जो MCQs का प्रोवाइड किया जाता है। तो ये लास्ट टॉपिक जो है जो फ़ीचर्स हम ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स हम पढ़ रहे हैं, तो ये फ़ीचर के बाद जो है चैप्टर नंबर 4 के हम MCQs करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा आज के लेक्चर में ये सिर्फ MCQs को हो सकता है रह जाए, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करके ये चैप्टर नंबर 4 जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है फर्स्ट 50% का आखिरी चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 हमारा रह जाएगा, वो हम करेंगे। अब क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है तो उसकी थ्योरी भी देखेंगे और साथ साथ जो है उसको प्रैक्टिकली भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है फर्स्ट ईयर के हवाले से जो है 2 क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट ईयर में। एक चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है, और एक हम सेकंड 50% में पढ़ेंगे। इस हवाले से जो फर्स्ट 50% सेकंड 50% में एक एक टूल शामिल कर दिया, इसलिए चैप्टर 8 जो है वो शामिल किया गया है कि 1 2 3 4 चैप्टर्स के बाद चैप्टर नंबर 8 है, ताकि एक टूल इधर आ जाए ना फर्स्ट 50% में, एक टूल सेकंड 50% में आ जाएगा। तो ये हमारा सिलेबस होगा। तो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नॉर्मली हर एक कोई यूज़ कर ही रहा होगा। तो ये आज का लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का, फीचर्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। इसको कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद MCQs देखते हैं। स्टूडेंट ये लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 4 का वो हम डिस्कस कर रहे थे, इसको कंप्लीट करेंगे। वो है हमारा बेनिफिट्स और फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स में ये लास्ट टॉपिक है, नोट्स में भी आपका ये लास्ट टॉपिक है। अब इसमें जो फ़ीचर्स जो हैं जो कंप्यूटर को जब हम इस्तेमाल करते हैं, बेनिफिट जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें मेन जो इसके
जो फीचर या बेनिफिट है वो उसके अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन ही है। अब इसमें एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी के अंदर डिफरेंट जो है, जब कंप्यूटर का कोई भी हम सॉफ्टवेयर जब यूज़ करते हैं तो डिफरेंट उसके अंदर फार्मूलेज इम्पोज किए जा रहे होते हैं, और एक फार्मूला नहीं, एक से ज़्यादा थ्योरीज जो हैं मॉडल्स में इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी यही है ना कि ये नहीं कि आप जो है कोई एक फार्मूले आपने इम्पोज किया और आंसर जो आ गया तो वही आपने पुट कर दिया, वही प्रोवाइड कर दिया। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि उसमें गलती का चांस जो है वो मिनिमम हो। तो हम किसी और कोई और फार्मूला अप्लाई करते हैं उसमें, और अगर देखते हैं कि उसमें भी वही आंसर आ रहा है, फिर अगर कोई और हम फार्मूला अप्लाई, क्योंकि काम करने के लिए जो है आंसर गेट करने के लिए कई दफ़ा जो है एक से ज़्यादा मेथड्स होते हैं। तो अब वो मेथड जो हैं वो मुख्तलिफ मैथ के वाले से भी अगर आप देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड्स भी होते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक से ज़्यादा मेथड्स हम अप्लाई कर देते हैं और फिर भी सेम आंसर ही आ रहा है। और दूसरा, जब आप सर्वे करते हैं, लाइव के वाले से सर्वे करते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन गेट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, जब डिफरेंट सोर्सेज से गेट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और फिर आंसर भी सेम आ रहा है, तो फिर हम क्या कहेंगे? एक्यूरेसी है ना, ठीक है। तो अब ये कंप्यूटर का भी हमारे ये मेन फीचर बेनिफिट इसकी एक्यूरेसी और प्रिसाइज, एग्जैक्ट टू द पॉइंट जो है आंसर। कंप्यूटर्स आर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। कंप्यूटर्स कैन डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंसेस, क्योंकि डेफिनेटली सेंसर्स हैं और सेंसर जो हैं वो डिफरेंट जो भी चेंज है, स्लाइड सी चेंज जो है वो भी डिटेक्ट करने की उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है। अब उस हवाले से अगर हम ये ऑनलाइन लेक्चर्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो टेस्ट का जो आपका फीचर है, अब टेस्ट के अंदर डिफरेंट जो दुनिया की जो एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ यूनिवर्सिटीज़ जो यूज़ कर रही हैं, जो कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है एक्यूरेट सेंसर्स जो हैं वो अप्लाई किए हुए हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो सॉफ्टवेयर जो हैं बिल्कुल एक एक्यूरेट जो एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो जो कैमरा जो है, जो कंप्यूटर का जो कैमरा है, और उसके अंदर डिफरेंट इतने ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर्स हैं कि अगर आपकी स्लाइड सी जो आई मूवमेंट है वो भी वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं। आई मूवमेंट कॉन्टीन्यूसली वो डिटेक्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर वो जो कैमरा सेट होगा, वो कैमरा सेट होगा जो आप पर भी आएगा और आपके जो कीबोर्ड जो है उस पर भी कैमरा जा रहा है। और आप जब टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट देते हुए आपकी आंखें जो हैं वो स्क्रीन की तरफ ही होनी चाहिए। जैसे ही आपकी आंखें मूव होती हैं इधर उधर तो वो डिटेक्ट कर लेता है, और फिर वो वीडियो जो बन रही है ना, उस वीडियो को फिर मैनुअल पर्सन जो है वो उसको खुद फिर देख रहे होते हैं क्रिटिकली कि जी अब इसकी आंखें अगर मूव की हैं तो आंखें मूव की हैं, तो फिर वो आंखें किस लिए मूव की हैं, ये तो टेस्ट दे रहा था, ठीक है। और बाकी जो है छोटी छोटी बातें कि जी वो और कोई सॉफ्टवेयर चल रहा था, वो और सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकता। वो एक सॉफ्टवेयर जो टेस्ट का चल रहा है वही चलेगा, कोई और सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, कोई इंटरनेट वगैरह की तो ज़ाहिर है बात हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस यूनिवर्सिटी जो दुनिया के डेवलप कंट्रीज़ में इस्तेमाल की जा रहे हैं, वो जो कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं उसके अंदर टेस्ट के कि इतनी ज़्यादा वो एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। सेंसर उनके बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। Computers can detect small differences that humans are not able to see. Errors do occur in computer-based information system, but these are not due to the computer system itself. वो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो खुद ही उसकी वजह नहीं है। अगर हम जो एरर डाटा जो है वो गलत प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सही नहीं है, वो डाटा एक्यूरेट नहीं है, तो जब उसको प्रोसेस किया जाएगा तो ज़ाहिर आंसर भी गलत ही आएगा। तो इसलिए कंप्यूटर को जो फार्मूला दिया गया उसने उसके हवाले से डाटा को पुट करके जो है वो आंसर प्रोवाइड कर देना है। अब उसमें कंप्यूटर जो है उसकी गलती नहीं है, बल्कि जो डाटा जो है वो जो उसको प्रोवाइड किया जा रहा है ज़्यादातर उसमें गलती होती है, कई दफ़ा टाइपिंग एरर हो सकता है। यूजुअली दीज एरर्स आर ड्यू टू ए प्रोग्राम लॉजिक एरर और इनकरेक्ट डाटा आपने वो सही प्रोवाइड नहीं किया, या प्रोग्राम का लॉजिक जो है वो सही नहीं, लॉजिकल एरर है, जो प्रॉपर टेस्टिंग फेज से उसको नहीं गुजारा, कुछ एरर्स रह गए हैं। तो अब वो जो एरर्स के साथ ही अगर सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा रहा है तो फिर आंसर जो है वो गलत होगा। दीज आर कॉल्ड ह्यूमन एरर्स नॉट कंप्यूटर एरर। ये ह्यूमन एरर्स हैं, इसको कंप्यूटर एरर नहीं कहा जाता। फिर कंसिस्टेंसी, अब ये जो हम ह्यूमन जो हैं उसमें ये नेचर के वाले से ये एरर है कि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी नहीं है। कोई लेक्चर सुन रहे हैं तो लेक्चर एक सुन लिया तो हमारे अंदर जो है
वो बड़ी अटेंटिवनेस मौजूद है। लेक्चर अगर ज़्यादा होता जाएगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो हमारी जो कंसिस्टेंसी जो लेवल जो है, वो कंसंट्रेशन लेवल जो है वो डिक्रीज़ होता रहता है। तो ये तो ह्यूमन की नेचर ही है। तो इसलिए जो है कॉन्टीन्यूसली पढ़ना, कॉन्टीन्यूसली बुक रीडिंग करना, तवज्जो से एग्जैक्टली वो लेक्चर जो स्टार्ट में जो तवज्जो थी कि वो 2-3 लेक्चर्स अगर सुनने पड़े तो उतनी ही तवज्जो होगी। अब आप ये देख लें कि ये ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं उसके वाले से तो आपको वैसे ही बेनिफिट है कि आपको जिस तरह नॉर्मल जो है एकेडमी का सेशन होता है डेली बेसिस पे हो रहा है, या कॉलेज का जो सेशन डेली बेसिस पे होता है, वैसा तो नहीं है। आपको ये एक इजी एनवायरनमेंट ही है, और उसके साथ जो है फिर भी अगर आप ना पढ़ें तो फिर तो हम क्या बात करेंगे। उसमें तो रेगुलर है ना, डेली बेसिस पे जाना है, फिर आपने मूव भी करना है, ट्रैवल भी करना है, फिर आप जो है वो जो क्लासरूम में बैठेंगे तो क्लासरूम में भी डिफरेंट स्टूडेंट्स भी अवेलेबल हैं, तो उधर से भी शोर वाला फैक्टर भी है, वो तवज्जो वाला फैक्टर भी है कि आगे बैठें, कहाँ बैठें, किस पोजीशन पे आप बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिससे हमारे लेक्चर जो है उसकी जो लर्निंग जो है, सुनना जो इफेक्ट होता है। लेकिन कंप्यूटर जो है अब आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ये सारे हमें फ़ायदे तो मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर जो है अगर हम लेक्चर सुन रहे हैं तो फिर भी अगर हमारे पास अपने लेक्चर सुनने की अगर सलाहियत उतनी नहीं है तो हम तो हमें पड़ता है ना, इफेक्ट होते हैं। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि जो कंप्यूटर की अगर हम बात करें को काम उसको करने को कहा गया है तो वो बार बार भी कर रहा है। ये नहीं हो रहा कि कंप्यूटर का अब थक गया है तो काम पहले जो उसको कहा था करने को, अगर मैन्युफैक्चरिंग की सपोज बात कर लेते हैं तो वहाँ पे कोई चीज़ वो बना रहा है राउंड दी क्लॉक उसको बनानी पड़ रही, तो पहली जो चीज़ बना रहा है वो बड़ी अच्छी तरीके से बनाई है, बाद में बोर हो गया, वो इफेक्ट हो गया, तो बाद वाली चीज़ जो उतनी अच्छी नहीं बन रही। ऐसे तो नहीं होगा ना, जिस तरह कहा जाएगा एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। तो कंप्यूटर जो है उसके अंदर ये कंसिस्टेंसी वाला फीचर भी मौजूद होता है। ह्यूमन्स हैव डिफ़िकल्टीज ऑफ डूइंग सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन विद सेम एक्यूरेसी। ठीक है, काम तो बार बार कर सकता है लेकिन वो एक्यूरेसी उसकी इफेक्ट हो जाती है। कंप्यूटर्स ऑलवेज डू व्हाट दे आर प्रोग्राम टू डू, नथिंग मोर नथिंग लेस। इफ़ दी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर करेक्ट दे ऑलवेज प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट। अगर प्रोग्राम जो है उसकी इंस्ट्रक्शन सही लिखी गई है, कोई लॉजिकल एरर नहीं है, तो उसने हमेशा जो है सही आंसर ही प्रोवाइड करना है। दिस एबिलिटी enables them to be used to process critical और important information। तो वो जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से वो उसको प्रोसेस कर सकता है और एग्जैक्टली सेम ही आंसर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल दे आर यूज्ड टू डिज़ाइन एंड कंट्रोल एयरप्लेन्स, स्पेसशिप, प्ले डिफरेंट गेम्स और इवन रन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स फॉर ट्रेनिंग पर्पजेज। और बिल्कुल उसी एक्यूरेसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ वो इसको चलाता है और आपको आंसर देता है। अब इसमें रिलायबिलिटी, अब हमारे पास इतने जो फीचर्स अगर आ गए हैं कि स्पीड भी हमारे पास आ गई, कंसिस्टेंसी भी आ गई, एक्यूरेसी भी आ गई है, तो फिर जब इतनी फैसिलिटी आ जाती है तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है, रिलायबिलिटी आ जाती है। तो अब जो है कई दफ़ा अब जो ह्यूमन जो फैक्टर्स हैं वो अब अगर उन कंप्यूटर को वो इस्तेमाल सही तरह नहीं कर पा रहे, टेक्नोलॉजी अगर वो यूज़ नहीं करते, तो फिर वो उनकी तरफ से कभी ये हो सकता है कि जी कंप्यूटर देखें ना, कंप्यूटर को आपने इस्तेमाल किया तो आंसर गलत आ गया, ताकि ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती रहे, तो ज़ाहिर है वो मुनासिब नहीं है। कंप्यूटर को अपनी तरफ से थोड़ी गलती कर रहा है। अगर कोई प्रोग्राम जो है उसमें कोई एरर है या अगर डाटा ही गलत प्रोवाइड किया गया है तो वो उसमें कंप्यूटर तो उसकी तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये सारे जितने ज़्यादा फीचर्स हैं, इस फीचर्स को जब यूज़ किया जा रहा है तो डेफिनेटली फिर रिलायबिलिटी भी आ जाएगी। Reliability means dependability with which a machine can perform its function. When computer has the characteristic of consistency भी आ गई, precision, accuracy भी आ गई है, तो उसके वाले से फिर जब ये सारे फीचर्स आ जाते हैं तो फिर reliability भी आ जाता है फीचर। The modern computers are highly dependable as they have low failure rate. Computers are extremely reliable. This reliability enables the computer to produce consistent, stable result. ठीक है, फिर हमारे पास नेटवर्किंग का फ़ीचर अवेलेबल है, क्योंकि अब जो है हमें जो सारी ये फ़ीचर्स चाहिए और वो फ़ीचर्स एक ही जगह पे हमें नहीं चाहिए, बल्कि जहाँ हमें रिक्वायर है, जिस तरह का डाटा जो है, जिस फॉर्म का डाटा हमें रिक्वायर है, आंसर जिस फॉर्म में चाहिए उसी फॉर्म में डिफरेंट जगहों पे हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये नेटवर्किंग का फ़ीचर भी कंप्यूटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर है। अब नेटवर्किंग जो है या शेयरिंग का फ़ीचर जो है वो तो अब ये फ़िक्स ही हो गया, ये तो अब पूछने वाली बात नहीं। अब शेयरिंग तो कोई भी जो फ़ीचर हम यूज़ करते हैं, जो हम गेट करते हैं,
उसमें शेयरिंग का फैक्टर तो होता ही है। द कंप्यूटर हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर कंप्यूटर्स। कंप्यूटर अटैच विद अ नेटवर्क कैन शेयर डाटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम एंड इवन प्रोसेसिंग पावर विद अदर कंप्यूटर्स। द मोस्ट वाइडली यूज नेटवर्क इज़ द इंटरनेट। ठीक है। फिर स्टोरेज, अब स्टोरेज जो है, स्टोरेज एबिलिटी ज़्यादा है और उसके बाद फिर बैकअप की फैसिलिटी मौजूद है। और जब इतनी ज़्यादा स्टोरेज एबिलिटी है, बैकअप की फैसिलिटी मौजूद है और फिर जहाँ हमें रिक्वायर है वहाँ पे हमें डाटा मिल जाएगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़े फ़ायदे हैं और इसी वजह से फिर कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है। कंप्यूटर्स हैव लार्ज स्टोरेज कैपेबिलिटी। दे ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू रिट्रीव एंड यूज़ द स्टोर डाटा व्हेन इट इज़ नीडेड। दिस कैपेबिलिटी टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंफॉर्मेशन एज। ठीक है। तो अब ये हमारे पास ये चैप्टर नंबर 4 जो है, इसके टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब इसके MCQs जो हैं वो MCQs भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि इस तरीके से MCQ डिस्कस करने का फ़ायदा ये है कि आप जो है इस पे भी तवज्जो करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स के हवाले से जो अगर 15 मार्क्स का हमारा बोर्ड में अगर ये पेपर होता है MCQs का, तो 15 नंबर जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा MCQ का ये है कि आता है तो इसके नंबर कटने कोई नहीं है। तो अगर जब कंपटीशन में आप आते हैं, कंपटीशन के अंदर जो है तो आपके अच्छे मार्क्स के साथ जो है ये MCQ जो है वो भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें, और आगे जब आप एंट्री टेस्ट की बात करते हैं तो एंट्री टेस्ट के अंदर भी आपको ये इस तरह जो मल्टीपल सिलेक्शन पेपर जो हैं वही आपको देने होते हैं। तो इसलिए उसके साथ फिर ये टाइम फैक्टर भी इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो इसलिए अब जो है कि आप MCQs जो हैं वो भी हम लेक्चर्स में उसको डिस्कस कर लिया करेंगे, ताकि इसकी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो कोई तो वो आप पूछ सकते हैं और आप तक जो है इसकी तवज्जो MCQs पे भी हो जाएगी कि ये MCQs जो हैं उसको भी पढ़ा जाए, उस पर तवज्जो की जाए, इसको इग्नोर ना किया जाए कि हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ गए तो MCQs हम तवज्जो नहीं कर रहे, तो MCQs तवज्जो नहीं करेंगे तो MCQs भी जो है वो भी तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए MCQs, अब ये चैप्टर नंबर 4 के MCQs हम देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा अब MCQ जो बात जो होती है MCQ अटैम्प्ट करने का ये है कि या एक तो 100% तो ये है कि जैसे ही आपने इसका क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ते हुए ही आपको उसका आंसर पता चल गया। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हुए ही उसका आंसर आपको पता चल गया, तो वो तो हो गया कि जी आपके पास नॉलेज बहुत एक्यूरेट जो है अप टू डेट है। लेकिन अब MCQ का ये होता है कि उसमें 4 ऑप्शंस भी होती हैं, तो अगर क्वेश्चन पढ़ते हुए आंसर नहीं पता चला तो फिर 4 जो ऑप्शंस हैं उसको देख के फ़ौरन में पता चल गया। ठीक है। ये दूसरा स्टाइल है, दूसरा तरीका। तीसरा जो है वो मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम क्रिटिकल आप पॉइंट की बात कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के हमें कुछ समझ नहीं आया, नहीं पता चला कि इसका क्या जवाब है, लेकिन अब 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब हमें क्योंकि क्वेश्चन पता ही नहीं ना, क्वेश्चन टॉपिक नहीं हमें आता, तो अब 4 ऑप्शंस हैं। तो अब फिर क्या करेंगे, ये मैक्सिमम मैं नेगेटिव क्रिटिकल की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होगा कि 4 ऑप्शंस, अब 4 ऑप्शंस में से आप फिर जो आप समझते हैं कि ये एक ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकती, तो इस तरह आप क्रॉस आउट करते जाते हैं। ठीक है। क्रॉस आउट कर दिया, एक ऑप्शन निकल गई, फिर आपने सोचा कि ये भी नहीं हो सकता। और ये MCQ आप अगर आप पेज जिस आप टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं और अब टाइम मौजूद है तो इसको एंड पे किया जाता है। ठीक है। इसको एंड पे किया जाता है, क्योंकि पहले जो MCQs आते हैं उसको कवर किया इस पर, क्योंकि आपने सोचना है ना, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता। 4 ऑप्शन में से क्रॉस करना शुरू कर देंगे, एक ऑप्शन क्रॉस कर दी कि ये तो हो ही नहीं सकता, अब 3 रहेगी ना, अब 3 पे तवज्जो करनी है, फिर उसमें देखेंगे कौन सी और जो है कि ये नहीं हो सकता, तो 2 रहेगी। तो इस तरीके से हम जो है डिवाइड एंड रूल की बात करते हुए ऑप्शन ये 3rd है क्रिटिकल, कि जिसमें आप फिर क्रॉस करते करते जो रह जाते हैं फिर उसमें आप तवज्जो करते हैं, बजाय इसके 4 में तवज्जो कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें अगर ये क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज इन बिजनेस, तो अब ये क्वेश्चन रीड करके हमें इसका आंसर नहीं पता चल सकता कि ये जो फॉलोइंग जो है कौन सा जो है वो बिज़नेस में यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज इन बिजनेस, अब ये क्वेश्चन रीड करके नहीं पता चलेगा, हमें इसकी ऑप्शन देखनी पड़ेंगी कि बिज़नेस फील्ड में कौन कौन से ये टॉपिक जो हैं, ये 4 ऑप्शन में से कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब हमें ये ऑप्शन देखनी पड़ेगी, सिर्फ क्वेश्चन रीड करके हमें नहीं पता चल सकता। मार्केटिंग, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स,
तो अब हम देखते जाएंगे कि हम मार्केटिंग बिजनेस में इस्तेमाल किया जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस का, जो हमारा चैप्टर 4 में टॉपिक है उसमें ये टॉपिक सब टॉपिक अवेलेबल है, बैंक्स है कि नहीं है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि हाँ जी ये सारी ही ऑप्शंस ठीक हैं, सारी ऑप्शन जो हैं वो बिजनेस फील्ड में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। डी ऑप्शन। अब इन बिजनेस कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन, अब ये भी फिर हमें ऑप्शंस देखना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, मार्केटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, बैंक्स में इस्तेमाल किया जाता है, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी हमें ये पता है कि ऑल ऑफ दीज कंप्यूटर जो है हर फील्ड में ही इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई ऐसी फील्ड रह ही नहीं गई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज इन ऑफिस ऑटोमेशन। अब फिर ये वो ऐसा क्वेश्चन है कि सिर्फ क्वेश्चन रीड करके हमें इसका पता नहीं चल सकता, हमें इसकी ऑप्शंस देखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो अब इस पर हम तवज्जो करेंगे कि ऑफिस ऑटोमेशन जो है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर हाँ जी मौजूद है, तो हम देखेंगे हाँ जी मौजूद है। मैसेज हैंडलिंग सिस्टम इसमें मौजूद है, ऑफिस सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, तो फिर इसकी ऑप्शन क्या है, डी ही है कि चारों ऑप्शंस जो हैं। अब इस तरह जो है कि ऑल ऑफ दीज ये कम होता जा रहा है बोर्ड के वाले से, लेकिन फिर भी कभी कभी ये आ जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने बात की कि बैलेंस पेपर, और बैलेंस पेपर में ये कि हर तरह के स्टूडेंट्स को ज़हन में रख के पेपर बनाया जाता है, ठीक है। अब CBT स्टैंड्स फॉर, अब ये देखें कि ये क्वेश्चन आया कि अगर हमारे पास इसका नॉलेज मौजूद है तो इसकी ऑप्शन देखे बगैर भी हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। एब्रीवेशन है ना, तो अगर हमें ये आंसर इसका पता है तो मुझे ऑप्शंस अगर ना भी हों तो फिर भी मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। क्या कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, तो अब कंप्यूटर बेस्ड ट्रेड, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट बेस्ड ट्रेनिंग, नन ऑफ दी अबव। अब ये देख लें, साथ साथ आपको कोई ईयर भी दिखाए जा रहे हैं, तो ये देख लें कि ये आता जा रहा है बोर्ड के अंदर। तो अगर CBT इसकी हमें एब्रीविएशन पता है तो आंसर, अगर हमें ऑप्शन ना भी पता हो तो फिर भी हम आंसर दे देंगे। तो डबल चेकिंग के लिए हम देख रहे हैं, तो इसका जवाब में क्या है जी, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। आंसर बी। फिर अब बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, अब जाहिर है कि ये आपको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का पता हो क्योंकि CAD है, तो CAD का मुझे तो पता हो ना कि CAD जो है इससे बनता क्या है, कौन से टॉपिक की बात की जा रही है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर ये जो फॉलोइंग चार ऑप्शन जो हैं, क्या क्या ये इसके बेनिफिट कौन कौन से हैं इसके, ठीक है। एक्यूरेसी कंप्यूटर डिज़ाइन जब हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर की मदद से, जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो क्या ये बेनिफिट है एक्यूरेसी का, ठीक है। रिपीटेबिलिटी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, और ऑल ऑफ दीज। अभी जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, तो ये तो टॉपिक है दूसरी से कवर हो रहा है। एक्यूरेसी है, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी है, रिपीटेबिलिटी है, जिस हम वो बात कर रहे थे स्टोरेज की बात करें, दोबारा यूज़ करना। तो अब इसका जवाब क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फिर हमारे पास अब मैनी प्रोडक्ट्स आर डिज़ाइंड बाय यूजिंग, अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है उसको डिज़ाइन किया जा रहा है बाय यूजिंग। डिज़ाइनिंग के लिए क्या होता है, ये अभी ये नहीं हमने पढ़ा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। ये अभी टॉपिक हमने, ये अभी MCQ है। तो प्रोडक्ट जब डिज़ाइन किया जा रहा है तो कौन सा टॉपिक है जिसके ज़रिए जो है हम ये डिज़ाइनिंग करते हैं, चैप्टर नंबर 4 के हवाले से क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। तो ये भी ऐसा क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन रीड करके ही हमें इसका आंसर जो है वो पता चल सकता है। तो इस तरीके से मैक्सिमम तो यही है कि आप क्वेश्चन रीड करें, रीड किया साथ ही उसका आंसर पता चल गया, फिर तो हमारी तैयारी हम कहेंगे कि ठीक है, कि हमें ऑप्शंस की ज़रूरत ही नहीं। ऑप्शंस हम देख रहे हैं वो डबल चेकिंग के लिए, लेकिन वो अगर ऑप्शन ना भी हो तो वैसे पूछा जाए तो हम वैसे ही हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो एक्यूरेट जो है 100% नॉलेज तो इसी को कहा जाता है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़ाहिर है ये क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि चॉइसेस हैं, तो चॉइसेस जो है वो देख कर भी हम एक्यूरेसी जो है उसकी तरफ चल सकते हैं। ये हमारे पास C इसका आंसर। अब ये इस तरह के क्वेश्चंस भी रेयरली आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक जो है वो तो नहीं होता, लेकिन अब इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन 4 ही हैं, लेकिन ये स्टाइल इस तरीके से, इस तरह भी क्वेश्चन बोर्ड में
आते हैं। डैश इज यूज टू कंट्रोल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब मैन्युफैक्चरिंग आ गई ना, तो अगर ये हमें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है तो मे बी ये चॉइसेस के बगैर ही जो है हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो अगर हमारे पास इस टॉपिक का नॉलेज मौजूद है कि जी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो अगर हमारे पास टॉपिक का नॉलेज है तो 4 ऑप्शंस ना भी हों तो फिर भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो वो क्या है? ATM, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और MICR। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है इसका आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो MCQ के हवाले से ये है कि अगर बोर्ड के हवाले से तो सबसे पहले जो टेक्स्ट बुक के जो MCQs हैं वो आपने देखने होते हैं। ठीक है, फिर वैसे तो ये अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक ही है तो उसके लिए कहा जाता है कि टेक्स्ट बुक के MCQs देखें, ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक भी देखें। ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक तो नहीं आते हैं, लेकिन ये है कि उसी से कोई MCQ बन सकता है। उसके बाद अगर सिर्फ टेक्स्ट बुक है तो अगर नोट्स नहीं है तो फिर आप टेक्स्ट बुक के जो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं आप उसको स्टडी करें तो आप MCQ कर लेंगे। क्योंकि MCQ जो है वो भी कई दफ़ा कोशिश की जाती है कि टॉपिक के अंदर से ही कोई MCQ निकाल लिया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन कंप्यूटर के हवाले से मैक्सिमम जो एक्सरसाइज में जो MCQs ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक अगर आप कर लेते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ MCQs बोर्ड पेपर्स में आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि जी आप सारे ही कर लेंगे, इसके लिए डेफिनेटली ये नोट्स जो हैं, यूनिक के नोट्स जो हैं ये आपको हेल्पफुल हैं, वो आप देखें। और साथ ही साथ जो है फिर आप जो टॉपिक जो आप पढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन उसकी तरफ तवज्जो करें तो फिर ही आपको मिलता है। क्योंकि आगे जब आप एनडी टेस्ट की बात करते हैं तो एनडी टेस्ट के अंदर जाके ये इसी टॉपिक के अंदर से मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ स्टाइल में क्वेश्चन जो हैं वो बनाए जा रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास टॉपिक की ग्रिप है, टॉपिक अगर हमें कम्प्लीटली हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो फिर नॉर्मली इसका मसला नहीं होता। लेकिन फिर भी जितने आप ज़्यादा MCQs करते रहते हैं तो उतना आपको फ़ायदा ही होता है। क्योंकि अब वो MCQs जो हैं वो MCQs आपने इस तरह ऐसे नहीं होता ना कि आपने उसको याद थोड़ी करना है, आपको देखना है अगर कोई प्रॉब्लम है, आपने जो क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर आपको नहीं पता चल सका तो आप उसको निशान लगा लें कि ये इस पर मैंने तवज्जो करनी। जो आपको पता है, जो आपको क्लियर है तो वो तो आपने गो थ्रू ही करना है ना। तो इसलिए इस तरह नहीं होता है कि अगर नोट्स में अगर कुछ ज़्यादा है तो आप कहेंगे सर ज़्यादा है तो क्या करें। जो आपको क्लियरली आपने पढ़ा रीड किया आपको पता चल गया है तो ठीक है ना, वो तो आपके पास नॉलेज है ना उतना। जिस पे आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ा उसको ज़रा निशान लगा लें कि इसको मैं तवज्जो जब भी टेस्ट हुआ करेगा तो मैं इस पर तवज्जो किया करूँगा, देखा करूँगा। इस तरीके से MCQs किए जाते हैं। अब CAM, अब इसके लिए मुझे ऑप्शंस पता चलेंगे तो फिर जवाब आएगा। ब्रिंग्स क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, अब CAM तो पहले पता होना, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये तो पहले हमें पहले टॉपिक पता होगा तो फिर ही हम अटैम्प्ट करेंगे ना। ब्रिंग्स क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स, मेक्स मैन्युफैक्चरिंग फास्टली, प्रोवाइड्स ईजी चेंजेस इन डिज़ाइन, ऑल ऑफ दीज, तो ये ऑल ऑफ दीज ही है। अब ये देखें, ये जो हमारे पास MCQ, अब मेरा ख्याल है कि इसकी अगर हमें चॉइसेस ना भी पता हों तो फिर भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। ए डैश इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन। अगर हमें ये टॉपिक क्लियर है तो ये ऑप्शंस के बगैर ही हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो वो क्या है? ठीक है, आपके जिनके माइंड में इसका आंसर आ गया हुआ है इसका मतलब है उनको तो ये टॉपिक क्लियर है। ठीक है, नहीं आया, अब देखें ना, पहले तो यही था कि अगर क्वेश्चन रीड करके ही हमें आंसर पता चल गया तो फिर तो हमारी करें, वो तो अब ऑप्शन जो हैं वो तो हम डबल चेक के लिए यूज़ करेंगे ना। ठीक है, तो अगर तो जिसका आ गया है तो वो उसको माइंड में रखे और फिर इसको जो डबल चेक करेगा ऑप्शंस में से। नहीं आया तो फिर वो 4 ऑप्शन देखेगा तो उससे उसको अंदाज़ा हो जाएगा। और मैक्सिमम क्रिटिकल क्या है कि ऑप्शन भी देख के पता नहीं चला तो फिर क्या करेंगे, वो जो हम क्रॉस करने वाली बात कर रहे थे। ठीक है, कैड, कैम, CBT और रोबोट। तो मेरा ख्याल है कंप्यूटर डिज़ाइन, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग और रोबोट, तो ये क्या होगा, रोबोट ही होगा ना। इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन। ठीक है,
तो इस हवाले से ये हमारा आंसर बनेगा। ए वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज टू, ये जो हमारे पास जो है हमने बात की थी ऑफिस ऑटोमेशन की, ठीक है, तो उसके अंदर ये वर्ड प्रोसेसर वर्ड प्रोसेसिंग की बात की गई थी, तो उसके अंदर से ये टॉपिक है वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज टू। वर्ड प्रोसेसर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सपोज़ अगर बात की जा रही है चैप्टर नंबर 4 में जो है ये ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। तो अब वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इसके लिए ज़ाहिर है कि हमें ऑप्शंस देखेंगे कि जी राइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट करना हो या उसमें कोई चेंजेस हैं, चेंजेस करनी है तो उसके लिए यूज़ किया जाए, प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाए, टेक्स्ट जो है हमने लिख दिया है चेंज कर लिया उसका प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए यूज़ किया जाएगा। ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज ही है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग स्टैंड्स फॉर, अब ये देखें ये कंप्यूटर एडेड लर्निंग स्टैंड्स फॉर, अगर हमें टॉपिक पता है और कंप्यूटर एडेड लर्निंग वैसे ही CAL मैं बोलता जा रहा हूँ कि कंप्यूटर एडेड लर्निंग, तो अगर CAL की हमें एब्रीवेशन पता है तो फिर तो मुझे ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन जो है वो तो डबल चेकिंग के लिए हो जाएगा, अदरवाइज़ तो ये एब्रीवेशन अगर हमें आती है तो ये अगर अब ऑप्शंस ना भी पता हो तो फिर भी इसका आंसर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग, CAL स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ठीक है। कंप्यूटर एडवांस लर्निंग, कंप्यूटर एडेड लैब, नन ऑफ द अबव, तो क्या होगा, ए ऑप्शन ही होगी। CBT सॉफ्टवेयर इज़ यूज, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज इन, कौन सी फील्ड है, कौन सा एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे ये CBT का कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी फील्ड में इस्तेमाल होगा कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सी फील्ड में इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन पढ़ने से जिसका जवाब माइंड में आ गया इसका मतलब है उसको तो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है उसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास देख लें कितनी दफ़ा ये बोर्ड में आया हुआ है। तो ये एजुकेशन में है, फोरकास्टिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में है या इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग में है, ठीक है। जिसको इसका जवाब पता था तो उसको तो ये चॉइसेस के अंदर वो चॉइस मिल गई होगी तो उसने डबल चेक कर लिया होगा तो क्या वो एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर ही कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, ठीक है। टिपिकली एन ATM, अब देखें ना इसके अंदर ये वर्ड आते हैं, अब अगर मुझे इस वर्ड का ही नहीं पता कि ये ATM है क्या चीज़ तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर वो आखिरी शायद मैक्सिमम जो क्रिटिकल की हम बात कर रहे हैं वो करेंगे, क्रॉस आउट करते जाएंगे, क्रॉस आउट करते जाएंगे, तो बाकी जो बचेगा देखेंगे। तो अब इतना तो हो ना कि हमारे पास अगर नॉलेज ही नहीं है तो फिर क्या करें। अब ATM हमें पता ही नहीं कि ATM से कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे बनता क्या है, तो क्या करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, जो बैंक्स में यूज़ किया जा रहा है। कीप रिकॉर्ड्स, आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन, बजट्स, वॉच मूवीज़, नन ऑफ दीज, किस लिए जी, नन ऑफ दीज, इसमें कुछ भी नहीं, रिकॉर्ड मेंटेन करने के, बजट बनाने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी नहीं कर रहे। डी, मैनी बैंक्स अब प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ, अब बैंक तो मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब ये सिर्फ क्वेश्चन रीड करके मुझे इसका जवाब नहीं पता चल सकता, मुझे इसके चॉइसेस देखने ही पड़ेंगे क्योंकि बैंक जो हैं हमने टॉपिक जो है डिटेल में पढ़ा इस चैप्टर 4 में, तो अब वो तो मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब हमें अब ये जो 4 ऑप्शंस हैं तो हमें वो देखनी ही पड़ेंगी कौन सी फैसिलिटी है जी इसमें, कि जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है, एक फैसिलिटी, 2 हैं कि सारी हैं, वो क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर डिज़ाइन फैसिलिटी दे रहा है बैंक। अब ये देखें, ये हमें इसका पता तो हो ना कि CAD से बनता क्या, अगर पता ही नहीं है तो फिर हम क्या बात करेंगे, सर पता नहीं ये CAD क्या चीज़ है, ये CAM क्या चीज़ है, तो ये तो इतना तो नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ATM और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, बैंक से आपको ये कोर्सेज ऑफर कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या बनेगा हमारे पास, ये ATM, C ऑप्शन ATM, ठीक है। अब ये देखें अगर हमारे पास ये ज़्यादा होते भी जा रहे हैं तो ये हम एक किस्म में रिवाइज ही करते जा रहे हैं,
देखना है ना। तो अगर क्वेश्चन पढ़ते हुए और उसकी चॉइसेस भी पढ़ते हुए अगर हमें नहीं आंसर आया तो उसको टिक कर लें कि जी इस पे तवज्जो करनी मैंने कि ये मुझे इसका जवाब नहीं आ सका। जो आप क्लियरली करते जा रहे हैं तो वो तो हम रीड ही कर रहे हैं ना, वो तो हम रीड ही करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस हवाले से एमसीक्यू जितने ज़्यादा हों तो फ़ायदा ही होता है, रीड ही करते हैं ना। उसमें बस इतना ज़रूर है कि रीड करके आप निशान ज़रूर लगा लें कि ये इस पर मुझे ज़रा मसला पड़ा था और ये ऐसा था, मुझे समझ ही नहीं आई थी कि ये क्या है, तो उस पर तवज्जो करते रहें। तो इस तरह एमसीक्यूज़ की तैयारी तो ऐसे होती है। अब CAT स्टैंड्स फॉर, अब ये इसका मुझे जवाब अगर पता है तो चॉइसेस के बगैर ही मैं इसका आंसर बता सकता हूँ। कंप्यूटराइज एक्सेल टोपोग्राफी, पता नहीं। अब ये अगर नहीं पता तो कंप्यूटराइज एक्सेल एक्सियल टोपोग्राफी, कंप्यूटर एडवांस टोपोग्राफी, कंप्यूटर एडेड टोपोलॉजी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अगर उसमें कोई डाउट आपको हो रहा था तो आपने चॉइसेस देख लिए तो पता चल गया कि शायद ये ऑप्शन ही ठीक है। इस हवाले से हम करते जाएंगे। कंप्यूटर्स आर यूज इन एजुकेशन फॉर, कंप्यूटर एजुकेशन फील्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है, किस लिए? तो अब ये भी चॉइसेस हमें डेफिनेटली देखनी ही पड़ेंगी। फॉर कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ट्यूटोरियल्स, कंडक्टिंग टेस्ट्स। अब आप ये जो आप लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप तो ज़ाहिर है इसका आंसर दे सकते हैं कि एजुकेशन में कंप्यूटर जो इस्तेमाल किया जाए, कंप्यूटर लर्निंग है, ट्यूटोरियल्स, कंडक्टिंग टेस्ट, ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका जवाब होगा। कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग का टॉपिक जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में ही इसको कवर किया था। कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम। अब ये वेदर फोरकास्टिंग का, कंप्यूटर का इस्तेमाल वेदर फोरकास्टिंग में है, अगर ये टॉपिक मुझे आता है तो ज़ाहिर है ये चॉइसेस देखकर मुझे फ़ौरन ही इसका आंसर पता चल जाएगा कि डाटा जो है वो कलेक्ट कहाँ से कर रहा है। टेलीविज़न से डाटा कलेक्ट कर रहा है, वेदर स्टेशन से डाटा कलेक्ट कर रहा है, रडार से कर रहा है, एंटीना से कर रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वेदर स्टेशंस हैं जहाँ से डाटा डिफरेंट सेंसर्स लगाए हुए हैं और शेयरिंग फीचर की मदद से वो सेंट्रली उसका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। फिर प्रोसेसिंग करने के बाद, एनालाइज करने के बाद प्रेडिक्शन जो है वो की जा रही है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, DMS, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड्स, ये ऑफिस ऑटोमेशन का टॉपिक के अंदर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 में। तो उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, जो अभी हमने MCQ देखा था, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इमेज प्रोसेसिंग, ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या जवाब होगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टॉपिक। फिर वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अभी देखें जो प्रीवियस जो था, लेकिन वहाँ पे तो इस तरह ये तो नहीं ना होगा कि इस चैप्टर के अंदर जो है वो MCQs आएंगे तो दोनों एक जैसे आ जाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर 1 या 2 MCQs आते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 अब ये कहें कि ठीक है उसमें अगर बोर्ड के वाले से वेटेज कम है, लेकिन उसमें ये तो नहीं होता कि हम इसको स्किप थोड़ी करते हैं। MCQs आने, शॉर्ट क्वेश्चन आने, लॉन्ग इसमें नहीं आता। लेकिन स्टूडेंट मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि ठीक है हमारे पास एक स्केच होता है कि जिस तरह अपने फर्स्ट 50% के वाले से जो है उसमें तो आपको स्टूडेंट ने पूछा था, मैंने बताया भी था कि बोर्ड के वाले से बुक में से जो 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, अब उसमें पहले 1, 2, 3, 5, 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन आते थे। अब जो है वो चैप्टर जो है वो थोड़ा एक्सपैंड मूव कर रहा होता है, ठीक है, ये माइंड में रखें। अब वो 1, 2, 3, 5, 6 तो अब कई दफ़ा इस तरह फिर हो रहा है कि 1, 2, 3, 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन तो आ रहा है, अब वो 6 के साथ साथ 7 में से आना शुरू हो गया। यानी 6 और 7 में से एक ही आएगा, लेकिन वो 6 में से नहीं आ रहा, 7 में से आ रहा है। अब हम क्या करें? तो इसलिए जो है बात ये होती है कि वो जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर चॉइस भी तो होती है, तो चॉइस
अवेल करके पेपर अगर हमारा हो जाता है तो बस थोड़ा स्ट्रेस करेंगे, लेकिन पेपर तो हमारा हो गया ना। तो ऐसे होता है, यानी ये अगर इस तरह हो कि एंटायरली ये जो चैप्टर्स हैं इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स में से आगे हमारे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट ही नहीं हुए, प्रॉब्लम तो वो है ना। तो लेकिन ये जो है एक एक क्वेश्चन का ये चेंज वो आ जाता है कि जी 4 क्वेश्चन जो हैं जो पहले से हम चैप्टर्स कहते हैं वहाँ से आगे, और एक क्वेश्चन जो इधर उधर फिर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे पास चॉइस है, तो ये स्टूडेंट ये चलता रहता है। नॉलेज जो है वो नॉलेज हम उसको आ रहे होते हैं, लेकिन 100% कोई बात नहीं होती। अब ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या शामिल नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, रिप्रोग्राफिक, ई शॉपिंग। ई शॉपिंग जो है वो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में शामिल नहीं। वर्ड प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, रिप्रोग्राफिक, ई शॉपिंग शामिल नहीं है। आंसर डी। फिर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो फॉलोइंग जो है वो ई कॉमर्स की अंदर ये मौजूद नहीं है, उसकी एग्जाम्पल नहीं है। अब ये टॉपिक ज़ाहिर है हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता होगा। ये देख लें कि ये MCQ जो है इसका मतलब क्या हुआ कि ई कॉमर्स का टॉपिक आपको आना चाहिए ना। ई कॉमर्स का टॉपिक और जो सर्विस ई कॉमर्स में प्रोवाइड की जा रही हैं वो हमें पता तो हो ना, फिर ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये अब ये MCQ देखें, इस MCQ के लिए क्या आप कहें कि अगर चैप्टर 4 में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है तो ई कॉमर्स का टॉपिक आपको आता होगा, तो ये आप ये MCQ अटैम्प्ट कर सकेंगे ना। ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, तो इसमें कौन सी ऑप्शन है? चैटिंग तो नहीं ना हम कर सकते, ठीक है, वो तो नहीं है। इसके ज़रिए ई कॉमर्स के आप चैटिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन्वॉल्व्स फिर शेयरिंग ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, आप ई कॉमर्स के ज़रिए कर सकते हैं। मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशनशिप, वो आप कर सकते हैं। परफॉर्मिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, या ऑल ऑफ दीज। तो ये इसमें से आप देखें कि कौन सा ये ऑप्शन होगी, तो इसका आंसर डी ही होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग परफॉर्म, अब ये जो क्वेश्चन रीड करके हमें इसका आंसर नहीं पता चल सकता, चॉइसेस देखनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग परफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र, प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो अब जो है बैंकिंग जो है वो आप घर से बैठे हुए सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहे हैं। तो अब जब कर रहे होते हैं, और कई दफ़ा सॉफ्टवेयर जो है मे भी हो सकता है कि आप यूज़ कर रहे हो, आपको कहा जाए कि आप चलें चेक कर लें ज़रा अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, एक्सेस तो नहीं दी जाएगी, लेकिन ये आप हो सकता है कि आप यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है, ऑल ऑफ दीज। ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स, अब डिफरेंट स्टाइल में ई कॉमर्स का क्वेश्चन पूछा गया। अब उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र, ऑर्डर्स मैनेजमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज ही है। ऑप्शंस क्वेश्चन होता है कई दफ़ा उसकी ऑप्शन जो है उसको चेंज किया जाता है। उसमें अब उसमें हमारे पास जो है अगला जो MCQ ई कॉमर्स प्रोवाइड, ठीक है, थोड़े से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये है कि चॉइसेस जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। ई कॉमर्स प्रोवाइड्स, ई कॉमर्स का ये आखिरी आज के लिए, ई कॉमर्स प्रोवाइड्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज, डाटा कलेक्शन सिस्टम, और ऑल ऑफ दीज। तो ये भी ऑल ऑफ दीज ही है। सो स्टूडेंट आज के लिए यहाँ तक MCQs हम करते हैं, और MCQs कुछ रह गए हैं जो अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम आखिरी चैप्टर की तरफ चले जाएंगे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।